9 राज्यों की 12 राज्यसभा सीटों के लिए 3 सितंबर को उपचुनाव होगा। चुनाव आयोग ने बुधवार को उच्च सदन की 12 रिक्त सीटों के लिए कार्यक्रम का ऐलान कर दिया है। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल, सर्बानंद सोनोवाल और ज्योतिरादित्य सिंधिया समेत मौजूदा सदस्यों के लोकसभा सांसद के तौर पर निर्वाचित होने के बाद राज्यसभा की 10 सीटें खाली हो गई थी। वहीं बाद में राज्यसभा के 2 सदस्यों ने इस्तीफा भी दे दिया था। चुनाव आयोग ने 9 राज्यों में होने वाले राज्यसभा चुनाव का कार्यक्रम जारी कर दिया है। इनमें हरियाणा में एक बार फिर एनडीए बनाम इंडिया की कड़ी लड़ाई दिख सकती है। महाराष्ट्र के हालिया सियासी घटनाक्रम को देखते हुए यहां भी राज्यसभा उपचुनाव पर सबकी नजरें टिकी होंगी। ऐसे में आइए जानते हैं कि राज्यसभा उपचुनाव का कार्यक्रम क्या है, लोकसभा चुनाव के बाद किस राज्य में राज्यसभा में कितनी सीटें खाली हुई थी, कौन से राज्यसभा सदस्य लोकसभा चुनाव में जीते थे, किन 2 राज्यसभा 2 सदस्यों ने इस्तीफा दे दिया था और हरियाणा महाराष्ट्र में मुकाबला क्यों कड़ा हो सकता है। चुनाव आयोग ने बुधवार को कहा है कि राज्यसभा चुनाव के लिए अधिसूचना 14 अगस्त को जारी की जाएगी। नामांकन पत्र दाखिल करने की अंतिम तिथि 21 अगस्त है। प्रत्येक राज्यसभा सीट के लिए 3 सितंबर को अलग अलग चुनाव होगा और 3 सितंबर को ही नतीजे घोषित हो जाएंगे। राज्यसभा में 10 लोकसभा चुनाव के बाद खाली हो गई थी। राज्यसभा सचिवालय ने इन रिक्तियों को सूचित किया था। जो सीटें खाली हुई है उसमें असम, बिहार और महाराष्ट्र में 2-2, हरियाणा, मध्य प्रदेश, राजस्थान और त्रिपुरा में 1-1 सीटें शामिल हैं। इस अधिसूचना के बाद 7 अगस्त को निर्वाचन आयोग राज्यसभा में इन रिक्तियों को भरने के लिए चुनाव की नई तारीखों की घोषणा की है। मध्य प्रदेश से राज्यसभा के सदस्य रहे ज्योतिरादित्य सिंधिया ने गुना सीट से लोकसभा चुनाव लड़ा था और जीत दर्ज की थी। भाजपा नेता केंद्र की मोदी कैबिनेट में दूरसंचार और पूर्वोत्तर विकास मंत्रालय भी सौंपा गया है। महाराष्ट्र से भाजपा के राज्यसभा सांसद रहे पीयूष गोयल और उदय नारायण राजे भोसले अब लोकसभा के सदस्य हैं। मुंबई उत्तर सीट से भी जीते गोयल को मोदी सरकार में वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री बनाया गया। वहीं दूसरे नेता उदय नाराजे संतारा लोकसभा से सांसद चुने गए। हरियाणा में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र हुड्डा के बेटे दीपेंद्र हुड्डा ने रोहतक लोकसभा सीट से चुनाव जीता। पहले वो हरियाणा से कांग्रेस के राज्यसभा के सदस्य थे। इसके अलावा मीसा भारती बिहार, विवेक ठाकुर बिहार, कामाख्या प्रसाद तासा असम, सर्बानंद सोनोवाल असम, केसी वेणुगोपाल राजस्थान और विबल कुमार देव त्रिपुरा भी लोकसभा चुनाव जीते हैं। तेलंगाना और ओडिशा में राज्यसभा की 2 सीटें के लिए उपचुनाव भी होगा। तेलंगाना में हाल में केशव राव ने भारत राष्ट्र समिति छोड़कर कांग्रेस में शामिल होने के बाद सदन की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया था। वहीं बीजू जनता दल की सांसद ममता मोहंता ने राज्यसभा सीट और पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दिया था। मोहंता बीजेपी से इस्तीफा देकर भाजपा में शामिल हो गई थी। किन राज्यों में राज्यसभा के लिए होगा चुनाव? जिन 9 राज्यों की 12 राज्यसभा सीटों के लिए उपचुनाव का कार्यक्रम जारी किया गया है उनमें 7 सीटें भाजपा, 2 कांग्रेस और 1-1 राष्ट्रीय जनता दल, बीआरएस और बीजेपी के पास थी। कांग्रेस और राजद दोनों ही विपक्षी गठजोड़ के प्रमुख घटक हैं। वहीं बीआरएस और बीजेपी अभी किसी भी गठजोड़ में शामिल नहीं है। जिन राज्यों में भाजपा उम्मीदवारों के आसानी से जीतने की उम्मीद है उसमें असम की 2 सीटें, त्रिपुरा, मध्य प्रदेश, राजस्थान और उड़ीसा की 1-1 सीटें शामिल हैं। बिहार विधानसभा में एनडीए और विपक्षी गठबंधन की संख्या को देखते हुए भाजपा और राजद के आसानी से 1-1 सीट जीतने की संभावना जताई जा रही है। तेलंगाना में 2023 के विधानसभा चुनाव में जीत के बाद कांग्रेस को अपनी एकमात्र सीट जीतने की उम्मीद है। हालांकि महाराष्ट्र और हरियाणा में रिक्त सीटों के लिए होने वाले चुनाव में भाजपा को कड़ी चुनौती का सामना करना पड़ सकता है। जिन राज्यों में राज्यसभा चुनाव होगा उनमें हरियाणा की लड़ाई सबसे दिलचस्प होगी। दीपेंद्र हुड्डा के रोहतक से लोकसभा सांसद चुने जाने के कारण जरूरी था 90 सदस्यीय विधानसभा अब 87 सदस्यों की रह गई है। पार्टीवार ताकत पर गौर करें तो भाजपा के पास अपने 41 विधायक हैं। इनके अलावा 2 विधायकों निर्दलीय नयन पाल रावत और हरियाणा लोकहित पार्टी के गोपाल कांडा का भी भाजपा को समर्थन है। एक बड़े दाव के तहत भाजपा ने तोशाम की कांग्रेस विधायक किरण चौधरी को पार्टी में शामिल करा लिया। ऐसे में भाजपा के पास कुल 44 विधायक का समर्थन हो जाता है। पिछले महीने ही विधायक किरण चौधरी की सदस्यता रद्द करने की कांग्रेस की मांग को विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने खारिज कर दिया था। दरअसल किरण चौधरी ने कांग्रेस विधायक पद से इस्तीफा दिए बिना भाजपा का दामन थाम लिया था। वहीं जजपा के विधायकों की सदस्यता पर भी अभी कोई फैसला नहीं हुआ है। वहीं दूसरी ओर विपक्ष की तरफ से गौर करें तो इधर कागज में 43 विधायक दिखाई देते हैं। इनमें कांग्रेस के 28 विधायक, जननायक जनता पार्टी के 10 और 3 निर्दलीय रणधीर गोलान, धर्मपाल गोंदर और सोमवीर सांगवान, चौथे निर्दलीय बलराज कुंडू और इंडियन नेशनल लोकदल के अभय चौटाला शामिल हैं। 3 निर्दलीय
यानी कि रणधीर गोलान, धर्मपाल गोंदर और सोमवीर सागवान ने पहले सरकार को समर्थन दिया था, लेकिन हाल ही में उन्होंने कांग्रेस का समर्थन कर दिया। महम से निर्दलीय विधायक बलराज कुंडू ने तो न तो भाजपा को और न ही कांग्रेस को समर्थन दिया। इन लोग के अभय चौटाला ने भी अभी तक किसी पार्टी को समर्थन देने की घोषणा नहीं की है। कांग्रेस पहले उम्मीद कर रही थी कि अगर उसे अभी विपक्षी विधायकों का समर्थन मिल गया तो वो भाजपा से चुनाव जीत सकती है। हालांकि किरण चौधरी के भाजपा में शामिल होने के बाद मामला पलट गया है। इसी बीच पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा ने राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस की उम्मीदवारी को लेकर बयान दिया है। भूपेंद्र ने कहा है कि उनके पास हरियाणा में 28 विधायक हैं और 3 निर्दलीय विधायकों का उन्हें समर्थन है। कुल मिलाकर उनके पास अब 31 विधायक हैं। एक महिला विधायक अयोग्य है, विधानसभा अध्यक्ष उन पर कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। वहीं जीतने के लिए 44 विधायकों की आवश्यकता है। कोई भी 13 विधायक लेकर आ जाए, हम उनका समर्थन कर देंगे। यहाँ छत्रपति शिवाजी महाराज के वंशज उदयन राजे भोंसले और केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल के अलावा लोकसभा के लिए निर्वाचित होने के कारण राज्यसभा की सीटें खाली हो गई हैं। राज्यसभा में सत्तारूढ़ महायुति के पास पर्याप्त संख्या बल है। इसके बावजूद विपक्ष द्वारा उम्मीदवार उतारने की स्थिति में यह मुकाबला दिलचस्प हो जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि केंद्रीय मंत्रिमंडल में स्थान न मिलने से एनडीए के घटक दलों में शिवसेना, एनसीपी में नाराजगी के सुर दिखाई पड़ रहे थे। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।